हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 11 साइकोलॉजी का सिलेबस हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी, अगर आप पिछला क्लास अटेंड किए होंगे तो पीछे वाले क्लास में हम मेजर पेपर 10 का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे हम सिलेबस के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी साइकोलॉजी में रहने वाला है, आपका जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है वो पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम मेजर पेपर 11 साइकोलॉजी का सिलेबस देखने वाले हैं। तो मेजर पेपर 10 का सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। और पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे मिल जाएगा। इंस्टा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के लिंक ले लेना है और ज्वाइन हो जाना है। तो मेजर पेपर 11 में आपको जैव मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, मतलब बायोसाइकोलॉजी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है मेजर पेपर 11 में। तो हम ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। पूरा मेजर पेपर 11 में जितना भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो पूरा हम इसी में कंप्लीट करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। सिलेबस भी आपका हिंदी इंग्लिश में बताएंगे हम आपको, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में बताएंगे। तो एक एक करके सारा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे तरीके से। और चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है। एग्ज़ाम आप सभी का बहुत ही जल्द होने वाला है, इसीलिए आपको तैयारी अभी से ही शुरू कर देना है, क्योंकि 1-2 महीना बाद ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छे तरीके से आपको मेहनत करना है। जितना क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जितना भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाया जाएगा, बस उतना ही आपको कर लेना है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का या फिर गेस्ट पेपर का या फिर कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। बस उतना ही पढ़ना है जितना हम आपको करवाएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेजर पेपर 11 में आपको जैव मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, यानी बायोसाइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो साइकोलॉजी के आगे क्या लिखा गया है? बायो लिखा गया है। बायो लिखा गया है, मतलब इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम जो भी पढ़ेंगे मेजर पेपर 11 में उसमें साइंस से रिलेटेड ही होगा। जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे यूनिट वाइज कि क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है। तो बोले तो आधा से ज़्यादा जो टॉपिक डाला गया है वो पूरा साइंस से रिलेटेड ही है, मतलब हम साइंस ही पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी में, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यूनिट 1 में आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको यूनिट 1 में पढ़ना है परिचय। बायोसाइकोलॉजी का परिचय पढ़ना है, यानी इसमें कुछ और पॉइंट भी दिया गया है पॉइंट वाइज। जैव मनोविज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, यानी मीनिंग एंड नेचर ऑफ बायोसाइकोलॉजी, ये आपको पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद आपको पढ़ना है जैव मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ये आपको जानना है। और इसके कुछ क्षेत्र के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे कि न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये सब आप साइंस में ये टॉपिक आप सुने होंगे। साइंस में जेनेटिक्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये सब आप साइंस में ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े होंगे, या तो 10th 9th में भी पढ़ाया जाता है इस सब के बारे में। तो आई होप कि आप ये सुने होंगे। तो ये टॉपिक आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। आगे हम आपको दिखाते हैं यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। इसमें भी टॉपिक दिया गया है कि न्यूरॉन के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, कितने तरह का न्यूरॉन होता है ये भी आपको पढ़ना है, यानी संरचना और उसका प्रकार आपको पढ़ना है। न्यूरॉनों की विद्युत गतिविधियाँ के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी टॉपिक दिया गया है कौन सी गतिविधि के बारे में पढ़ना है। यहाँ दिया गया है रेस्टिंग पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, यानी विश्राम विभव, क्रमिक विभव, क्रिया विभव, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे दिया गया है सिनेप्स एवं सिनेप्टिक संचारण के बारे में पढ़ना है। न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। तो ये जो आपको पॉइंट वाइज सिलेबस यहाँ पे बताया जा रहा है, इसका एक बेनिफिट भी है आपको। क्या बेनिफिट है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे यूनिट वाइज, तो आप ऐसे टिक लगाते जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया,
इसे क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, इसे ऑब्जेक्टिव भी हो गया, तो ऐसे करके टिक लगाएंगे। फिर बोलेंगे ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे करके आप टिक लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है तंत्रिक तंत्र के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, संरचना एवं कार्य के बारे में आपको पढ़ना है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी संरचना और इसका कार्य भी आपको पढ़ लेना है। और आपको क्या पढ़ना है, मस्तिष्क के लोब एवं उनके कार्य, यानी लोब्स और फंक्शन के बारे में भी आपको पढ़ना है। लोब्स का क्या कार्य होता है ये आपको जानना है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, इसका भी स्ट्रक्चर, इसका भी फंक्शन आपको पढ़ना है। मस्तिष्क के कार्यों के अध्ययन की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ स्टडिंग ब्रेन फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। अब लास्ट यूनिट है, यानी यूनिट 4 में आपको दिया गया है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी कुछ टॉपिक दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक दिया गया है प्रमुख ग्रंथियों के कार्य एवं विकृतियाँ के बारे में आपको जानना है। तो ये कुछ ग्रंथियों के नाम दिया गया है, इनके बारे में आपको जानना है। थायराइड के बारे में, एड्रेनल, गोनाड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, पीनल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब नाम तो आप सुने ही होंगे। थायराइड के बारे में तो हर बच्चा जानता होगा। पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आप पढ़े होंगे साइंस में ऑलरेडी। तो इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन बिहेवियर, यानी व्यवहार पर हार्मोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम पढ़ेंगे। संवेग एवं तनाव का जैव मनोविज्ञान, ये हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में। तो ये था आपका सिलेबस। एक मिनट, हाँ कंप्लीट हो गया सिलेबस। तो यूनिट 4 तक ही सिलेबस है। आपको मेजर पेपर 11 में चार ही यूनिट आपको मेजर पेपर 11 में पढ़ना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको अच्छे तरीके से करवा चुके हैं। फिर भी हम आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाते हैं कि आपके वेबसाइट पे क्या सिलेबस डाला गया है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से मैच कर सकते हैं। देख लीजिए यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, और मेजर पेपर 11 में देख लीजिए बायोसाइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जितना भी हम आपको वहाँ पे पॉइंट वाइज करवा रहे थे वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिलेबस हो गया हिंदी इंग्लिश में दोनों में कंप्लीट। आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है दिया हुआ वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल आपको 14 चैप्टर पढ़ना है। तो जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा कि चैप्टर वाइज सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जा कर के सीरियल वाइज ही पढ़ लेना है। ये नहीं हुआ कि 10 दिन एग्ज़ाम के पहले बैठ गए पढ़ने के लिए और जल्दी जल्दी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। मेहनत करना है, अच्छा नंबर लाना है तो आपको शुरू से ही वीडियो देखना पड़ेगा, शुरू से ही सारा क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको रूल भी निकला हुआ है कि 7.5 CGP लाना होगा तभी एडमिशन होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पूछा गया है, जैव मनोविज्ञान डैश की एक अंततः विषयक शाखा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बायोसाइकोलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ। तो इसमें से आपको देख के बताना है कि किसका ब्रांच है। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है बायोसाइकोलॉजी, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर साइकोलॉजी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Who had written book on the subject of neuropsychology? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मानसिक प्रक्रियाओं की जड़ें शरीर की डैश कार्य प्रणाली में
होती है। तो कौन से कार्य प्रणाली में होती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भय के भाव का संबंध डैश की सक्रियता से है। फियर इज रिलेटेड विद द एक्टिवनेस ऑफ डैश। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सोचने, याद रखने, भाषा और निर्णय लेने का कार्य डैश का है। तो किसका कार्य है ये आपको बताना है। टू थिंक, टू रिमेम्बर, लैंग्वेज एंड डिसीजन टेकिंग आर द वर्क्स ऑफ डैश। तो किसका है आपको इसमें से बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका है कॉग्निटिव न्यूरो साइंस का है। तो ये हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, जब हम आपको करवाएंगे तब वहाँ पे हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, व्यवहार की विकासवादी प्रवृत्ति को डैश के द्वारा समझा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर इज अंडरस्टूड बाय डैश। तो आपको इसका आंसर बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्परेटिव साइकोलॉजी, तुलनात्मक मनोविज्ञान। बाकी आपको पीडीएफ में चैप्टर वाइज आंसर यहाँ अंत में लिख दिया गया है, आपको भी मैच कर लेना है। कभी कभी टिक लगाने में गलती हो जाता है, तो मैच कर लेना है। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द राइटर ऑफ बुक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। यानी ये जो पुस्तक है जिसका नाम दिया गया है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, इसके लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं डोनाल्ड हेब। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैनन ऑफ मेडिसिन में डैश ने तंत्रिक मनोरोग से संबंधित 3 अध्याय लिखे हैं। डैश हैड रिटन 3 चैप्टर इन कैनन ऑफ मेडिसिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गैलन का डैश एक चिकित्सक थे। गैलन वॉज ए डैश डॉक्टर। यहाँ पे डैश छूट गया है, तो यहाँ पे लिखाएगा वॉज, ए के बाद आ जाएगा डैश, उसके बाद हो जाएगा डॉक्टर। तो कौन से डॉक्टर थे गैलन ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोमन। अब अगला सवाल है, रेने डेकार्टे ने मानव व्यवहार में डैश सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भाषा के प्रमस्तिष्कीय प्रबलता के संप्रत्यय को डैश ने विकसित किया था। यहाँ पे भी शायद डैश छूट गया है। डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ सेरिब्रियल डोमिनेंस ऑफ लैंग्वेज, डैश छूट गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जर्मन चिकित्सक डैश ने न्यूरॉन्स के मध्य रासायनिक संचार को बताया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का उपयोग डैश के दशक में किया गया था। पोजिशन एमिशन टोमोग्राफी वॉज यूज्ड इन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970। चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, तंत्रिका मनोविज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखा है। हाउ मच ब्रांचेज ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अब अगला सवाल है, किस परीक्षण में मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इन विच टेस्ट डिफरेंट फील्ड ऑफ ब्रेन आर स्टडीड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रायोगिक तंत्रिका मनोविज्ञान के अधिकतर प्रयोग किस पर किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमल पे किया जाता है। तो तंत्रिका मनोविज्ञान शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो इनके द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 19वीं सदी में किसने मस्तिष्क और भाषा का गहरा संबंध स्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल पूछा गया है, एक मिनट, अगला सवाल है, वाटसन और स्किनर ने किस मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था? नेम द साइकोलॉजी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय वाटसन एंड स्किनर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 में पूछा गया है, लेफ्रेंकोइस के अनुसार लगभग कितने न्यूरोटॉन्स पूरे मानव शरीर में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल है, न्यूरॉन का गृहरक्षक कोष भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कोष शरीर का अन्य नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि गुणसूत्र और न्यूक्लियस कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम और न्यूक्लियस कहाँ पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि माइक्रोफिलामेंट आर लॉन्ग फाइबर्स मेड अप ऑफ, यानी माइक्रोफिलामेंट लंबे डैश तंतु के निर्मित होते हैं, तो किनसे बने हुए होते हैं ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज कॉल्ड फ्रंट पार्ट ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का अग्रभाग क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्शन किसके ढका होता है? व्हाट इज कवर्ड विथ एक्शन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, डैश की सिगार के आकार की संरचना होती है? स्ट्रक्चर ऑफ डैश इज इन शेप ऑफ सिगार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस केंद्रक। कोष शरीर में विभिन्न आकारों की रचना होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोम्स। अब चैप्टर 5, विच केमिकल इज फाउंड आउटसाइड द सेल, यानी कोशिका के बाहर कौन सा रसायन पाया जाता है? कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम पाया जाता है। कोशिका के भीतर कौन सा रसायन अधिक पाया जाता है? तो अंदर में कौन सा पाया जाता है? तो अंदर में पाया जाता है पोटाशियम। स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना है, POTA होगा। लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्शन पोटेंशियल। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाइयों है डैश आर बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। न्यूरॉनों को डैश गतिविधियां मिलकर गतिशील बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीन गतिविधि मिलकर के न्यूरॉन्स बनाती है। तो संवेदी और मोटर कार्य डैश पोटेंशियल पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चैप्टर 6 से क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर आर टर्मिनल्स फाउंड, यानी पूछा गया है अंतस्थ कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतस्थ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है,
छोर पर क्या पाए जाते हैं? What are found on the end of axon? तो एक्सॉन के एंड पे क्या पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एक्सॉन के एंड पे पाया जाता है बल्ब। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ में कितने प्रकार की पुटिकाएं पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। न्यूरोट्रांसमीटर दीर्घ अवधि तक कहाँ संचित रहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है एक्सॉन की पुटिकाओं द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर को सोखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सोखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्वापसी यानी कमबैक। चैप्टर 7 है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है न्यूरोट्रांसमीटर आर डैश मैसेंजर ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरोट्रांसमीटर व्यक्ति के शरीर के डैश संदेश वाहक होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक यानी केमिकल मैसेंजर होते हैं। रासायनिक संचार न्यूरोट्रांसमीटर डैश के द्वारा होते हैं। किन के द्वारा होते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया है एपिनेफ्रिन एक डैश न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एक्सप्लेन इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन ऑफ डैश न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरोट्रांसमीटर के डैश हो जाने की प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। तो क्या हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिसएपरिंग। डैश न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य हमारी मांसपेशियों को सक्रिय रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि डैश तंत्रिका तंत्र का मुख्य उत्तेजक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला चैप्टर है, सवाल पूछा गया है तंत्रिका तंत्र किस प्रकार की संरचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कायिक तंत्रिका तंत्र के उपभाग हैं सब पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या है वो? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मेनिंगस की सबसे भीतरी झिल्ली को कहा जाता है। तो भीतरी झिल्ली को कहा जाता है ये पिया मैटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मेनिंगस का एक वचन प्रारूप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेनिंगस की कितनी सुरक्षात्मक परतें होती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 होती है। मेनिंगस की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। तो सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे ऊपरी परत कहलाती है ड्यूरा मैटर। अगला सवाल है कि मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क को संयुक्त रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया है, ये आपको ध्यान दे लेना है। ये जो है इंग्लिश में जो भी लिखा गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ये हिंदी में ये दोनों सट जाएगा, यहाँ ये बीच में नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य मस्तिष्क को कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अग्रिम मस्तिष्क को कहा जाता है। तो अग्रिम मस्तिष्क को कहा जाता है फोरब्रेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है चैप्टर नंबर 9 से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की सबसे डैश परत होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहरी परत होती है। मस्तिष्क का विभाजन डैश गोलांडों में हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी लिखा गया है, दोनों में नहीं मारना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि ऑक्सीपिटल लोब इज प्रेजेंट इन यानी पक्षपाली में
डैश क्षेत्र उपस्थित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्रवण क्षेत्र दोनों गोलार्धों के डैश में स्थित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सहचर्य क्षेत्र के कितने भाग होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श प्रत्यक्षण का ज्ञान डैश सहचर्य क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संवेदी सूचनाएं डैश वल्कल द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपको ठीक कर लेना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। परिधीय तंत्रिका तंत्र डैश से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दैहिक तंत्र का अंग्रेजी रूपांतर ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि दैहिक तंत्र डैश गति के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि डैश तंत्र शरीर को पर्यावरणीय खतरों का सामना करने की शक्ति देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डैश कोशिकाएं हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला चैप्टर है, क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज प्रोपाउंडेड ईईजी, मतलब ईईजी का किसने प्रतिपादन किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ईईजी का प्रतिपादन किस दशक में हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ। तो वो हुआ 1930 में। अगला सवाल है कि मस्तिष्क की अल्फा और बीटा तरंगों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है डैश पदार्थ के क्षय होने पर प्रोटॉन्स, यहाँ पे लिखा गया है पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल है डैश के अनुसार ऑक्सीजन रहित होमोग्लोबिन अचुंबकीय होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अग्रवर्तीय पीयूष ग्रंथि से कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कंठ ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है। तो कंठ ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैंक्रियाज का स्थान कहाँ पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पैंक्रियाज से निकलने वाला दूसरा हार्मोन्स कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है उपकंठ ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला चैप्टर है चैप्टर 13 हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं बताओ कमेंट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि हार्मोन्स किसके माध्यम से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला सवाल है कि कोशिकीय स्तर पर संपर्क कितने प्रकार का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार का होता है। अगला सवाल है कि वसा से उत्पन्न हार्मोन्स को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसको बांटा जाता है 2 भागों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सिरे पर 5 कार्बन चक्र किस हार्मोन्स के होते हैं। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर ऑन द वन साइड ऑफ कार्बन साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मुक्त रूप से प्रभावित
एक मिनट। प्रवाहित हार्मोन्स का समय डैश होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। अगला सवाल है कि सभी कोशिकाएं डैश से बनती और क्रियान्वित होती है। तो किससे बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से। अगला सवाल है हार्मोन्स का ग्रहणी स्थलों से जुड़ना संदेश वाहक प्रणाली को डैश करता है। तो क्या करता है? तो एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। अब अगला सवाल है चयापचय ऊर्जा स्तर और मनोदशा को डैश ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है थायराइड। ये आपको याद रखना है। डैश इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। यहाँ पे डैश छूट गया है, ये आपको ध्यान कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के इस क्लास का लास्ट चैप्टर। तो लास्ट है ये, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो जैव मनोविज्ञान को डैश तंत्रिका विज्ञान भी कहा जाता है। तो बायोसाइकोलॉजी को डैश तंत्रिका विज्ञान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बिहेवियर, व्यवहार, बिहेवियरल नर्वस साइंस, इस नाम से भी जाना जाता है। तो जैव मनोविज्ञान की दृष्टि से भावनाएं डैश की उपज है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि डैश सिद्धांत के अनुसार भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं एक साथ उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शेरर-सिंगर का भावना सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू फैक्टर। शेरर-सिंगर भावना सिद्धांत में किसको महत्वपूर्ण बताया गया है? तो किसको महत्वपूर्ण बताया गया है? तो बताया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए को, पूर्ववर्तीय विचार को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भावनाओं से संबंधित संरचनाओं के समूह को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ये लिम्बिक के नाम से जाना जाता है। तो डैश व्यक्ति की नई स्मृति निर्माण में सहायक होते हैं। तो कौन सहायक होते हैं ये आपको बता देना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोकैम्पस। अब अगला सवाल है डैश प्रशांत और दर्द निवारण के लिए उपयोगी हार्मोन है। तो कौन सा उपयोगी हार्मोन है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है HPA अक्ष का मुख्य कार्य डैश स्राव करना है, यानी मेन वर्क ऑफ HPA एक्सिस इज सिक्रेशन ऑफ डैश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के इस क्लास में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 1 मिनट रुको, अभी वीडियो बंद करके मत जाना, स्किप करके मत जाना, 1 मिनट। तो आज के इस क्लास में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक क्वेश्चन में था, ये तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि थोड़ा बहुत डैश छूट गया था, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो आपको क्या करना है कि इसको नोट डाउन कर लेना है सारा क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अजीब क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं अटेंड करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि थ्योरी क्लास को अटेंड करना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। करीब बोले तो 90 से 95 तक में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो इतना तो आप नोट डाउन कर ही सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिलहाल टेलीग्राम बंद है, तो जब भी टेलीग्राम ऑन हो जाएगा तो आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के सारा लिख लेना है और बाकी का क्लास कल से शुरू हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो पूछ लेना है। बाकी और सब्जेक्ट का क्लास धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कि इस बार आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए हम तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्लास को एंड करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। क्लास कैसा लगा कमेंट में बता देना है। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं।